हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी देखने वाले हैं 2016 के प्रश्न पत्रों को और ये है यूपी टेट 2016 के प्रश्न पत्र को। और इसमें जो हिंदी का पार्ट है उसे हम सभी देख रहे हैं। जैसा कि हिंदी का 30 प्रश्न आता है, 30 अंक की हिंदी आती है और उन प्रश्नों को हम देख रहे हैं कि जो है 2016 में किस तरह से प्रश्न बना था। देखेंगे हमारा जो पहला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ। 4 ऑप्शन है, इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता, दिल्ली। तो नई कविता पत्रिका जो है इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। कहाँ से? इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। और सर्वप्रथम जो है इस पत्रिका का प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था, 1954 ईस्वी में। और डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त के संपादकत्व में ये प्रारंभ हुआ। और यह एक अर्धवार्षिक पत्रिका थी। कैसी थी? अर्धवार्षिक पत्रिका थी। और नई कविता का जो नाम है किसने दिया? तो अज्ञे ने दिया। अज्ञे ने नई कविता का नाम किसने दिया? अज्ञे ने दिया। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं इससे संबंधित जो हम सभी को जो है इसे याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को और अल्प प्राण को। अयोगवाह कहा जाता है। तो जानते हैं कि अन और आह ये क्या है? अयोगवाह है। तो अयोगवाह किसे कहा जाता है? अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो विसर्ग को। किसे? विसर्ग को, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर देखेंगे, कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ देख लेते हैं कि जैसे है सभी जानते हैं संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है और ये चारों हैं छ, त्रिंग, ज्ञ और स्रा। संयुक्त व्यंजन 4 हैं और प्रत्येक वर्ग का द्वितीय चतुर्थ वर्ण, द्वितीय यानी कि जैसे का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, अंगा हो गया। तो द्वितीय और चतुर्थ वर्ण यानी कि 2 और 4 यानी कि 24, ये क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। और इनके साथ साथ जो ऊष्म है सा 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 हा, ये भी जो है महाप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा यानी कि 1, 3, 5 135 ये अल्प प्राण कहे जाते हैं। आगे देखेंगे हम सभी, वाचन के समय पुस्तक की आँखों से दूरी होनी चाहिए। वाचन के समय पुस्तक की आँखों की दूरी जो है 12 इंच होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 12 इंच। इस तरह से बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम देखेंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी पंक्ति है? तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये किसकी पंक्ति है? तो ये जो है मुक्तिबोध की है। किसकी है? मुक्तिबोध की पंक्ति है। ठीक है, आगे कुछ पंक्तियां हैं, हम इन्हें देख लेते हैं। हो सकता है इसमें से कुछ पंक्तियां मिल जाए आने वाली परीक्षा में। एक सेकंड, हाँ देखेंगे कि जैसे तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, मुक्तिबोध, अशब्द अधरों का सुना भास निराला का है। और घुन खाए शह तीरों पर 12 खड़ी विधाता वाचे नागार्जुन का है। राष्ट्रगीत में भला कौन हुआ भारत भाग्य विधाता रघुवीर सहाय की पंक्तियां हैं। आगे हम देखेंगे, किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है? ओवरहेड प्रक्षेपक यानी कि प्रोजेक्ट में। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, ओवरहेड प्रक्षेपक यानी कि OHP का दृश्य उपकरण में पारदर्शी का प्रयोग होता है। एक बल्ब व परावर्तक दर्पण के सहारे दृश्य को पर्दे पर प्रक्षेपित करके बड़ा बना देते हैं, जिससे विषय सामग्री आकर्षक व रुचिकर लगने लगती है। आगे देखेंगे कुछ ये पेडागॉजी से संबंधित प्रश्न है, 2-4 प्रश्न जैसा आते हैं। मौन पठन के विषय में धारणा है। मौन पठन यानी कि जो मौन होकर के पढ़ा जाता है बिना बोले, इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, पढ़ने की धीमी गति ओठों से निकलती है, इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। तो चारों में से जो सबसे सटीक है एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास, यानी कि बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो 36 नंबर का हमारा बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, तदीय समाज की स्थापना किसने की? 4 ऑप्शन है। तदीय समाज की स्थापना किसने की? तो हरिश्चंद्र यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तदीय समाज की स्थापना किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और अगर ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने की। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखेंगे, तथैव शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो तथा प्लस एव
संधि कर ले, विच्छेद कर लेंगे। ए किस ऑप्शन में है? तथ प्लस एव, तथे प्लस एव, तथा प्लस एव, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे देखेंगे वृद्धि संधि है इसमें, सभी बहुत चर्चित है, ये सभी जानते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई उपरोक्त पंक्ति में अलंकार है। चरण कमल यानी कि रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है इसमें? रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर हो जाएगा। आगे यमक अलंकार जानते हैं, जहाँ एक या एक से अधिक शब्द अधिक बार प्रयुक्त हो और अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो। उपमा अलंकार है ना। उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है सादृश्य या समानता या तुलना। जहाँ उपमेय और उपमान में गुण, रूप या चमत्कृत सौंदर्य मूलक सादृश्य का प्रतिमान किया जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसी तरह से उत्प्रेक्षा, जनुजानु, मनुमानु इत्यादि शब्द आते हैं ना उपमा अलंकार में। शेषासी, सरिस इत्यादि सूचक शब्द आते हैं, जिनसे जो है समझना आसान हो जाता है। मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। उपरोक्त में छंद पूछा गया है कि दोहा है, चौपाई, सोरठा, रोला। चारों में से बताना है। 40 नंबर का प्रश्न है कि इसमें कौन सा छंद है। तो इसमें जो है ये सोरठा है। क्या है? सोरठा है। और सोरठा किसका ठीक उल्टा होता है? तो दोहे का ठीक उल्टा सोरठा होता है। ठीक है, दोहे का ठीक उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। आगे देखेंगे हम सभी। प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। मधुलिका जयशंकर प्रसाद के किस कहानी की पात्र है? मधुलिका, तो मधुलिका की बात करें तो ये पुरस्कार की है। किसकी है? पुरस्कार की है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे आधे जो है इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें देख लेते हैं जैसे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पुरस्कार कहानी के पात्र देवदासी, ममता, छाया, ग्राम, घीसू, बिसाती, चूड़ीवाला, सालवती, महुआ, गुंडा, इंद्रजाल, छोटा जादूगर, पत्थर की पुकार। ठीक है, उस पार का। और आकाशदीप, योगी, चंदा, खंडहर की, लिपि तथा नूरी आदि जयशंकर प्रसाद की प्रतिध्वनि कहानियाँ हैं। आगे हम सभी देखेंगे आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं, 42 नंबर का प्रश्न है। तो ये मोहन राकेश की रचना किसकी है? मोहन राकेश, यानी कि सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आधे अधूरे मोहन राकेश का। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस तथा पैरों तले जमीन अधूरा है। ठीक है, मोहन राकेश के ये अन्य नाटक हैं। आगे देखेंगे हम सभी। महाभोज किसका है? मन्नू भंडारी का है। अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। जैसे रचयिता शब्द आया है तो वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से बताना है चारों में से कौन सा है। तो रचयिता, अगर हमें कोई कन्फ्यूजन है तो हम शब्दों को लिख करके देख लेंगे, और जो कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं उन्हें आप कई बार लिख करके देख लीजिए। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अर्रा इसमें मिट गया है, रचयिता इस तरह से। आगे देखेंगे कर्म कारक का चिन्ह है। कर्म, कर्ता ने कर्म को, यानी कि सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर कारक की बात की जाए तो हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? 8 है। कितने कारक हैं? 8 है। एक बार हम सभी देख लेते हैं। 8 कारक हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए या हेतु निमित्त वास्ते अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की रारेरी अधिकरण में भीतर में पर ऊपर संबोधन है वो अरे। आगे देखेंगे 45 नंबर का प्रश्न है बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो यानी कि समूहवाचक का बोध होता है। किसका होता है? समूहवाचक। कुछ लोग इसे जातिवाचक में मानते हैं, लेकिन ये समूहवाचक माना गया है इसमें। देखिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बाजार समूहवाचक संज्ञा है जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बाजार व्यक्तियों अथवा लोगों का समूह होता है, अतः यह समूह वाचक संज्ञा आएगा। जैसे सभा हो गया, दल हो गया, गिरोह, मंडल इत्यादि क्या है? समूहवाचक के अंतर्गत आता है। इसी साथ में हम देख लेंगे भाववाचक संज्ञा को भी देख लेते हैं, एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा। लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल इत्यादि भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा कई बार पूछा गया है, मिठास भी कई बार पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान देंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति के नाम का बोध होता है, जैसे राम कहने से किसी एक राम का बोध होता है, गांधी कहने से महात्मा गांधी का ही बोध होगा, गंगा कहने से गंगा नदी, काशी कहने से काशी का। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य कहने से सभी मनुष्य जाति का बोध होता है। घर कहने से घर, पहाड़ कहने से सभी पहाड़, नदी कहने से सभी नदियों का बोध हो रहा है। लेकिन अगर हम गंगा नदी बोल देंगे तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी, क्योंकि गंगा नदी किसी एक नदी का नाम हम ले रहे हैं।
ठीक है, तो इस तरह से ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। टोटल हम लोगों ने 45 प्रश्नों तक किया है, ये हिंदी है। बाकी जो प्रश्न बचे हुए हैं इन्हें अगली क्लास में देखेंगे और कोशिश रहेगी कि एग्ज़ाम के पहले पहले यानी कि पूरा जो है जितने भी अब तक यूपी टेट में हुए हिंदी पूछी गई है उन सारे जो है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लें हम सभी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।